हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग जो है वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया वाला पार्ट स्टार्ट किए थे। थर्मल कंडक्शन में वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया का हम लोग पार्ट स्टार्ट किए थे। बैकग्राउंड हम लोग का ये था कि रेट ऑफ हीट फ्लो जो है, रेट ऑफ हीट फ्लो डिपेंड्स अपॉन द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। हम लोग यही बात कहते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो एंड लेंथ इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। एंड टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ हीट फ्लो उतना ही ज़्यादा होगा। फिर हम लोग आए थे वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया पे, वेरिएबल एरिया पे। इन केस ऑफ वेरिएबल एरिया हम लोग ये चीज़ डिफाइन किए थे कि अगर एरिया वेरिएबल हो तो वहाँ पे हम लोग जो है एलिमेंट्स कट करते हैं, एक ऐसा एलिमेंट कट करते हैं जिसके लिए एरिया को कांस्टेंट मान सकें। पहले उस स्मॉल एलिमेंट के लिए एलिमेंट्री पोर्शन के लिए कैलकुलेशन होता है एंड देन ओवर द इंटायर बॉडी उसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में ध्यान होगा हम लोग फ्रस्टम के केस में रेट ऑफ हीट फ्लो फाइंड किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग जो है एक सिलिंड्रिकल बॉडी में रेट ऑफ हीट फ्लो कैसे डिफाइन करना है उस पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। जैसे एक कंडक्टिंग सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, जिसका थिकनेस कुछ दे रखा है। अब इसमें इस सिलेंडर का लेंथ जो है L है, inner radius of the cylinder is A and outer radius of the cylinder is B। एंड इस सिलेंडर के इनर सरफेस का टेम्परेचर जो है ये थीटा A डिफाइंड है एंड आउटर सरफेस का टेम्परेचर थीटा B डिफाइंड है। एंड ये गिवन है कि थीटा A इज ग्रेटर देन थीटा B, यानी कि अंदर के सरफेस का टेम्परेचर बाहर के सरफेस के टेम्परेचर से ज़्यादा है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कोई पाइप है, उस पाइप में अगर हॉट लिक्विड कोई फ्लो करके जा रहा है, अगर हॉट लिक्विड अगर फ्लो करके जा रहा है तो पाइप के अंदर से बाहर हीट फ्लो करके कैसे आएगा, इस फिनोमेना को हम लोग स्टडी करना चाह रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग डील करना चाह रहे हैं। तो अब इसके लिए क्रॉस सेक्शनल व्यू, ये सिलेंडर के क्रॉस सेक्शनल व्यू की अगर बात करें तो अगर उसको हम लोग अगर देखें तो क्रॉस सेक्शनल व्यू में एक इनर रेडियस का ऐसे हम लोग बोल सकते हैं सर्कुलर पोर्शन दिखाई देगा एंड एक आउटर, ये जो है रेडियस बी का जो है एक दूसरा सर्कुलर पोर्शन दिखाई देगा। यहाँ से यहाँ तक हम लोग का मटेरियल फील्ड है, ठीक। एंड इनर रेडियस टू आउटर रेडियस ऐसे हीट फ्लो करके बाहर जा रहा होगा। अब इसमें क्या है कि जैसे जैसे हीट फ्लो करके बाहर जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया है वो चेंज होते जा रहा है, ठीक। तो एक हम लोग वैसा एलिमेंट्री सेक्शन कट करेंगे जिसके लिए एरिया को हम लोग चाहें तो कांस्टेंट मान सकें, ठीक। अब यहाँ पे एरिया क्यों चेंज हो रहा है? एरिया इसलिए चेंज हो रहा है कि जैसे जैसे हीट फ्लो करके बाहर जाएगा वैसे वैसे जो है रेडियस चेंज होते जा रहा है, ठीक। तो रेडियस चेंज होने से एरिया चेंज हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे में कि सेंट्रल एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे एक dx थिकनेस का जो है एक सिलिंड्रिकल पोर्शन ऐसे कट कर दे, ठीक। अगर dx पोर्शन इन्फाइनाइटली स्मॉल है, dx थिकनेस अगर इन्फाइनाइटली स्मॉल है तो इस केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि फॉर इन्फाइनाइटली स्मॉल dx इनर रेडियस और आउटर रेडियस दोनों ऑलमोस्ट सेम होगा, यानी कि इनर सरफेस एरिया और आउटर सरफेस एरिया दोनों को सेम मान सकते हैं। एंड उस केस में इस एलिमेंट्री पोर्शन के लिए मैं बोल सकता हूँ कि एरिया जो है इस एलिमेंट्री पोर्शन के लिए एरिया कांस्टेंट होगा। तो अगर एरिया कांस्टेंट है तो इसके लिए हम लोग जो रेट ऑफ हीट फ्लो का जो फॉर्मूला डिफाइन किए हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अब क्या किया कि इस एलिमेंट्री पोर्शन के लिए रेट ऑफ हीट फ्लो का जो भी फॉर्मूला है उसको डिफाइन किया। जो रेट ऑफ हीट फ्लो है ये चीज़ कंफर्म है कि जब अंदर से बाहर की तरफ हीट फ्लो करके आएगा, अंदर से बाहर की तरफ जब हीट फ्लो करेगा तो हर एक क्रॉस सेक्शन एरिया से, हर एक सरफेस से सेम हीट फ्लो करके आएगा। तो रेट ऑफ हीट फ्लो H इज इक्वल टू के इंटू एरिया इंटू टेम्परेचर डिफरेंस लिखना है यहाँ पर, ठीक। मान लिया कि यहाँ का इस एलिमेंट्री सेक्शन के इनर सरफेस का एरिया, इनर सरफेस का टेम्परेचर थीटा है एंड आउटर सरफेस का टेम्परेचर थीटा प्लस डी थीटा है। तो टेम्परेचर डिफरेंस जो है थीटा माइनस थीटा प्लस डी थीटा होगा एंड
अपॉन लेंथ, लेंथ पैरेलल टू द फ्लो। लेंथ पैरेलल टू द फ्लो क्या है? थिकनेस, क्योंकि ये जो हीट है अंदर से बाहर की तरफ ऐसे फ्लो करके जा रहा है, ठीक। तो हीट अंदर से बाहर की तरफ अगर ऐसे फ्लो करके जाएगा तो उस केस में इसका जो होगा जो लेंथ पैरेलल टू फ्लो है दैट इज इक्वल टू डी एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस के ए इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। तो ये आया हम लोग का फॉर्मूला। अब इसमें ए हम लोग का सरफेस एरिया है, जिस एरिया को क्रॉस करके हीट जा रहा है वो हम लोग का सरफेस एरिया ए है। तो अब इसका सरफेस एरिया, ये जो सिलिंड्रिकल पोर्शन हम लोग कट किए उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। एंड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है? दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर एल। तो यहाँ पे रेडियस कितना होगा? x, एंड लेंथ तो इसका एल हम लोग मान के चलेंगे। तो ये हो जाएगा 2 पाई एक्स इंटू एल और इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। ये आया हम लोग का रेट ऑफ हीट फ्लो। अब इसको इंटीग्रेट करना है, एक्स और थीटा के टर्म में इसको इंटीग्रेट करना है। तो इस पे अगर इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो dx वाली टर्म एक साइड लेके आएंगे, तो dx को इधर लेके आए और x से डिवाइड कर दिया एंड बाकी पूरी टर्म्स को दूसरी साइड लेके गए। तो यहाँ पे माइनस के इंटू 2 पाई एल अपॉन एच और इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा आया। x की जो वैल्यू है, x हम लोग यहाँ पे एक्सिस से माने थे, सेंट्रल एक्सिस से माने थे, सेंटर से माने थे। तो x की वैल्यू, x कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? a से, और कहाँ तक जा रहा है? b तक। तो x की वैल्यू जाएगी a से लेके b तक, और टेम्परेचर उसमें क्या चेंज हो रहा है? टेम्परेचर चेंज होगा थीटा ए से लेके थीटा बी तक। तो x जो है a से b तक वैरी किया एंड टेम्परेचर थीटा ए से थीटा बी तक वैरी किया एंड इसको इंटीग्रेट किया तो ये 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन है, लॉग का फॉर्म में जाएगा। तो ये आ गया ln b बाई ए और ये टर्म आ गई ये। तो फाइनली यहाँ से रेट ऑफ हीट फ्लो की जो वैल्यू आई दैट इज इक्वल टू 2 पाई एल के इंटू थीटा ए माइनस थीटा बी अपॉन ln b बाई ए। तो ये हम लोग का रेट ऑफ हीट फ्लो आया। अगर कोई सिलिंड्रिकल बॉडी है, कोई सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, तो सिलेंडर में इनर सरफेस टू आउटर सरफेस रेडियली आउटवर्ड अगर हीट फ्लो हो रहा है तो किस रेट से हीट फ्लो हो सकता है? तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई एल इंटू के इंटू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सरफेसेस अपॉन ln b बाई ए। तो ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। ऐसा ही सिमिलर एग्जाम्पल एक और लेने का ट्राई करते हैं, एक और हम लोग स्टडी करते हैं। ये जो है स्फेरिकल सेल के बारे में। स्फेरिकल सेल में जैसे मान लो कि एक स्फेरिकल सेल है जिसका इनर रेडियस जो है, इनर रेडियस ए दे रखा है और आउटर रेडियस बी दे रखा है। तो इस स्फेरिकल सेल का इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है, एंड अगेन इसके इनर सरफेस का टेम्परेचर थीटा ए है एंड आउटर का थीटा बी है। तो यहाँ भी क्या होगा, जैसे मान लो कि कोई बॉल है, कोई स्टील की बॉल है, हॉलो बॉल है, एंड उसके अंदर मान लो कि कोई जो है हॉट ऑयल या हॉट वाटर किसी ने फिट कर दिया, हॉट ऑयल जो है उसको पैक कर दिया। तो अंदर जब गर्म ऑब्जेक्ट रहेगा, हॉट वाटर या हॉट ऑयल रहेगा, तो अंदर से बाहर की तरफ जो है उसमें भी रेडियली आउटवर्ड जो है हीट फ्लो करके बाहर आएगा। तो रेडियली आउटवर्ड किस रेट से हीट फ्लो करके बाहर आएगा ये हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पे भी क्या है कि जैसे जैसे हीट फ्लो करके बाहर आ रहा है, रेडियली आउटवर्ड जैसे जैसे आ रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होते जा रहा है, सरफेस एरिया चेंज होते जा रहा है। तो इनर सरफेस एरिया क्या है? 4 पाई ए स्क्वायर। आउटर सरफेस एरिया क्या है? 4 पाई बी स्क्वायर। तो 4 पाई ए स्क्वायर से 4 पाई बी स्क्वायर तक एरिया चेंज हो रहा है, ठीक। एंड अगर ये एरिया चेंज हो रहा है, एरिया वेरिएबल है, तो फिर से हम लोग का मेथड तो सेम है कि एक वैसा क्रॉस सेक्शन एरिया कट करेंगे जिसके लिए एरिया हम लोग इनर सरफेस और आउटर सरफेस दोनों साइड का एरिया कांस्टेंट मान सकें, एंड पहले उस एलिमेंट्री पोर्शन के लिए लिखेंगे और फिर पूरे बॉडी के लिए इंटीग्रेट करेंगे। तो चलो इसको देखते हैं। तो फॉर द स्फेरिकल सेल अगेन एक एलिमेंट्री पोर्शन कट किया, ठीक। एक एलिमेंट्री पोर्शन कट किया जिसका रेडियस मान लेते हैं कुछ r या x है, x रेडियस का एंड dx थिकनेस का एक स्फेरिकल सेल कट कर लिया। पहले इसे स्फेरिकल सेल के लिए हम लोग रेट ऑफ हीट फ्लो लिखेंगे। तो अभी जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व किए थे, तो हम लोग का रेट ऑफ हीट फ्लो क्या आया था? माइनस के इंटू एरिया इंटू डी थीटा बाई डी एक्स आया था ना जी। यहाँ पर हम लोग फाइंड किए थे तो माइनस के ए इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। तो वैसे ही सेम टाइप के वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, बस एरिया ही तो चेंज हो रहा है। एरिया यहाँ पे सिलेंड्रिकल सरफेस था तो सिलेंडर का एरिया रखे, वहाँ पे स्फेरिकल सरफेस है तो स्फेरिकल सरफेस का स्फेयर का एरिया रखेंगे। तो सेम फार्मूला आया। अब इसमें स्फेयर का सरफेस एरिया, इस स्फेयर का सरफेस एरिया रखा और ये कितना हो जाएगा? 4 पाई एक्स स्क्वायर। स्फेयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये जो स्फेयर कट किए हैं उसका सरफेस एरिया लिखेंगे तो 4 पाई एक्स स्क्वायर होगा।
तो ये हो गया 4πx² और इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। एंड अब इसको फिर से x और थीटा के टर्म में इंटीग्रेट करना है, हम लोग का रेट ऑफ हीट फ्लो की वैल्यू आ जाएगी। तो x वाले टर्म को एक साइड लेके जाएंगे, x² से डिवाइड करेंगे, फिर h को इधर डिवाइड करेंगे और x की वैल्यू a से लेके b तक चेंज करेंगे और थीटा की वैल्यू थीटा a से लेके थीटा b तक चेंज करेंगे। ऐसे हम लोग चाहें तो स्फेरिकल सरफेस के केस में भी रेट ऑफ हीट फ्लो फाइंड कर सकते हैं कि रेडियली आउटवर्ड अगर हीट फ्लो करे तो किस रेट से हीट फ्लो कर सकता है। तो इसमें एक बेसिक आइडिया पता चला होगा कि जैसे अगर कहीं भी एरिया अगर वेरिएबल हो तो इन केस ऑफ वेरिएबल एरिया जो है कैसे हम लोग डील करते हैं, एलिमेंट्स कैसे कट करते हैं, उस एलिमेंट के लिए पहले रेट ऑफ हीट फ्लो कैसे लिखते हैं एंड फिर ओवर द इंटायर बॉडी इंटीग्रेट कैसे करते हैं। ठीक, अब जो है अब एक दूसरे टॉपिक पे आते हैं हम लोग। तो इसमें क्या करेंगे, ओके अभी जो है हम लोग एक थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट दूसरे ट्रैक पे इसको ले जाने का ट्राई करेंगे। स्कूल में जो है थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक पार्ट जो है चीज़ बताया जाता है एंड उसमें जो सबसे बेसिक लॉ है ओम्स लॉ, ये शायद सबको पता होगा। इन ओम्स लॉ हम लोग बेसिकली क्या डिफाइन करते हैं, ओम्स लॉ ये बोलता है कि अगर दो पॉइंट है जिनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है एंड उनके बीच में एक रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट करते हैं, या सिंपली अगर ये बोला जाए कि एक रेजिस्टेंस है जिसके एक रेजिस्टर है जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू R दे रखी है एंड उसके दोनों एंड पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। सपोज फर्स्ट पॉइंट जो है उसका एक एंड पॉइंट का पोटेंशियल VA है एंड दूसरे एंड पॉइंट का पोटेंशियल VB है एंड ये गिवन है कि VA इज ग्रेटर देन VB। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये चीज़ हम लोग जानते हैं कि जो करंट होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड पॉइंट्स। एंड फाइनल एक फार्मूला हम लोग डिफाइन करते हैं V = I × R। यही भी बोल सकते हैं कि करंट I = पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये जो फार्मूला होता है इसमें बेसिकली क्या है कि ये जो हम लोग डिफाइन करते हैं ये हम लोग का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिफाइंड होता है और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड है। ऐसे ही अगर एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इनके लिए हम लोग फॉर्मूला डिफाइन करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R इक्विवेलेंट एंड इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है R1 + R2 सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेज होता है। एंड सेम टाइप से ध्यान होगा कि हम लोग जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी फाइंड करते हैं। इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला डिफाइन करते हैं वो ध्यान होगा कि आता है 1/R equivalent is equal to 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 एंड सो ऑन। ठीक, तो ये जो है ये बेसिक जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेसिक हम लोग इतने पॉइंट्स जानते हैं कि ओम्स लॉ क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जो ओम्स लॉ में हम लोग डिफाइन करते हैं वो तो इलेक्ट्रिक करंट के रेस्पेक्ट में होता है, वहाँ पे चार्जेज का मोशन हो रहा होता है। ठीक, अब उसी बेसिस पे उसी एनालॉजी से हम लोग जो है यहाँ पे हीट करंट डिफाइन करने का ट्राई करेंगे। बस डिफरेंस ये होगा कि वहाँ पे चार्ज फ्लो कर रहा था, वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा था, यहाँ पे जो है हम लोग इसको हीट करंट डिफाइन करेंगे। हीट एनर्जी फ्लो करके जाएगा, हीट एनर्जी जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फ्लो करके जा रहा होगा। ठीक, तो अगर मैं हीट एनर्जी हीट करंट के टर्म में इसकी बात की जाए तो अब फिर से बैक हम लोग उसी पॉइंट पे जाते हैं। हम लोग ये चीज़ डिफाइन किए थे कि अगर कोई कंडक्टर है, किसी कंडक्टर का लेंथ डिफाइंड है, क्रॉस सेक्शन एरिया डिफाइंड है, टेम्परेचर डिफरेंस डिफाइंड है एंड कंडक्टिविटी डिफाइंड है, थर्मल कंडक्टिविटी डिफाइंड है, तो इससे रेट ऑफ हीट फ्लो जो है रेट ऑफ हीट फ्लो हम लोग बोलते हैं कि K × A × टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन L। अब इसको जो है हम लोग ओम्स लॉ से कंपेयर करने का ट्राई करते हैं। ओम्स लॉ में क्या था कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस से रिप्लेस करेंगे। हीट करंट में क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस उसको रिप्लेस कर देगा। तो ये हो गया θA - θB, ये हो गया टेम्परेचर डिफरेंस। अब वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस था, यहाँ भी उसी टाइप की टर्म लाने का ट्राई करते हैं
तो ये हुआ टेम्परेचर डिफरेंस एंड अपॉन जो भी क्वांटिटी है उसके नीचे लेके आते हैं, ठीक। तो टेम्परेचर डिफरेंस, अगर थर्मल करंट की बात करें, थर्मल करंट या हीट करंट अगर डिफाइन करना होगा तो इसको ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि हीट करंट इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन आर थर्मल, थर्मल रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, और यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस होगा क्या, के ए को नीचे लेके आएंगे तो एल अपॉन के ए, थर्मल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एल अपॉन के ए, ये हो गया थर्मल रेजिस्टेंस। तो अगर किसी कंडक्टर का लेंथ एल दे रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए दे रखा है एंड थर्मल कंडक्टिविटी अगर के है, तो उसका जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू एल बाई के ए। तो इसके बेसिस पे डायरेक्टली इसके थ्रू हीट करंट की वैल्यू जो है हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस थीटा ए माइनस थीटा बी अपॉन आर थर्मल दैट इज इक्वल टू एल अपॉन के ई। अब जो है ध्यान होगा, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे कि दो रॉड्स हैं, दो रॉड्स को अगर आपस में सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है एंड उनके एंड पॉइंट के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस कितना है अगर दिया हुआ है, थीटा ए एंड थीटा बी गिवन है, तो इसके थ्रू कितना हीट करंट पास होगा ये हम लोग पहले फाइंड कर चुके हैं। ध्यान होगा स्टार्टिंग जब फर्स्ट वीडियो जो है उसमें हम लोग ये चीज़ फाइंड किए थे। तो अब इसको फिर दोबारा से जो है हीट करंट के बेसिस पे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। अब एक जो है, एक हम लोग का बोल सकते हैं कि थर्मल रजिस्टर ये हो गया एंड दूसरा थर्मल रजिस्टर ये हो गया। दो कंडक्टर्स हैं, दोनों का रेजिस्टेंस पता है एंड ए सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो R1 प्लस R2 होगा। तो अब अगर कोई पूछे कि इसके एक क्रॉस जो है, इनके एक क्रॉस जो है या इनसे जो है कितना टोटल हीट करंट पास होगा, तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टोटल टेम्परेचर डिफरेंस एंड अपॉन आर इक्विवेलेंट टोटल थर्मल रेजिस्टेंस। तो टोटल टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, थीटा ए माइनस थीटा बी एंड अपॉन आर थर्मल, आर इक्विवेलेंट क्या होगा R1 प्लस R2, और आर है क्या L बाई के ए। तो इसका एक रेजिस्टेंस हुआ L1 बाई K1A और इसका रेजिस्टेंस हुआ L2 बाई K2A। तो ये जो है इसके थ्रू जो है कितना हीट करंट जो होगा, हीट करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे कोई भी हम लोग सीरीज एंड पैरेलल का केस हो उसके लिए फाइंड कर सकते हैं। अब जो है डिफरेंट कंडक्टर्स के लिए थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी ये हम लोग देखने का ट्राई करते हैं। तो जस्ट जो है पिछले वीडियो में ध्यान होगा हम लोग जो है फ्रस्टम का केस सॉल्व किए थे कि अगर किसी फ्रस्टम का एक साइड का रेडियस अगर ए दे रखा है और दूसरे साइड का रेडियस अगर बी दे रखा है एंड अगर उसका लेंथ एल है, तो उसके अक्रॉस जो हीट रेट ऑफ हीट फ्लो होगा, उससे जो रेट ऑफ हीट फ्लो होगा उसकी वैल्यू आई थी k इंटू पाई इंटू ए बी, वेयर ए एंड बी आर द टू रेडियाइज and theta a minus theta b is the temperature difference upon L। तो k पाई इंटू ए इंटू बी इंटू टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन L। अब इसको जो है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस के टर्म में अगर इसको जो है कन्वर्ट करें तो इसको हम लोग सिंपली ये बोल सकते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस हो गया थीटा ए माइनस थीटा बी एंड अपॉन आर थर्मल, इसको पूरा नीचे लेके आएंगे तो L अपॉन के पाई ए बी हो जाएगा। तो L अपॉन के पाई ए बी ये हो गया आर थर्मल हो गया इसका थर्मल रेजिस्टेंस। तो ये किसी फ्रस्टम जो है, किसी फ्रस्टम के अगर रेडियस गिवन है, दोनों एंड पॉइंट के अगर रेडियस गिवन है तो उसका टोटल थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो वो हम लोग जो है डायरेक्टली इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं L अपॉन के पाई ए बी। अब जैसे इसको हम लोग कैसे ओम्स लॉ का यूज करके कैसे फर्दर इसको अप्लाई करेंगे इस पॉइंट पे आते हैं। ये तो एक सिंगल हम लोग का फ्रस्टम का केस था, उसमें हम लोग फाइंड किए थे। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, कोई कॉम्बिनेशन अगर लेके आए, जैसे मान लो कि ये जो फ्रस्टम है दो टाइप के मटेरियल्स अगर मिलके बना हुआ है, ठीक। ये जो है यहाँ से यहाँ तक लेंथ L1 जो है इसके लिए कंडक्टिविटी K1 दे रखा है, और जो लेंथ L2 है यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ L2 है इसके लिए कंडक्टिविटी जो है K2 दे रखा है। एंड इंड पॉइंट यहाँ से यहाँ के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा है थीटा ए माइनस थीटा बी। इस इंड का टेम्परेचर है थीटा ए और इसका टेम्परेचर है थीटा बी। तो यहाँ पे अगर थीटा ए जो है थीटा बी से अगर ग्रेटर है तो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर जो है हीट फ्लो करके जाएगा। तो इस केस में अगर कोई पूछे कि रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होगा या हीट करंट की वैल्यू क्या होगी, तो इसको डायरेक्टली हम लोग ओम्स लॉ से फाइंड कर सकते हैं। हाँ, ये ध्यान होगा कि ये चीज़ हम लोग को हमेशा याद रखना है कि अगर कहीं भी जैसे रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं या रेट ऑफ हीट फ्लो डिफाइन करते हैं, तो जब तक टेम्परेचर डिफरेंस नहीं गिवन है,
कौन सा हाई टेम्परेचर, कौन सा एंड हाई टेम्परेचर है, कौन सा एंड लो टेम्परेचर, जब तक ये गिवन नहीं होगा तब तक किसी भी कंडक्टर के लिए रेट ऑफ हीट फ्लो की वैल्यू क्या होगी या थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी हम लोग नहीं फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो इसके लिए रेजिस्टेंस R1 मान लिया, इसके लिए रेजिस्टेंस R2 मान लिया। इसका रेजिस्टेंस अगर R1 है तो ये हो जाएगा L1 अपॉन K1 पाई AB, ये रेडियस A है और ये रेडियस B है। एंड ये हो जाएगा, इसके लिए अगर हम लोग रेजिस्टेंस R2 मानते हैं तो इसका रेजिस्टेंस जो है L2 अपॉन K2 पाई, एंड यहाँ का और यहाँ का रेडियस दे रखा है, तो ये रेडियस B है और ये रेडियस C है, तो L2 अपॉन K2 पाई BC ये आएगा। तो ये जो है ये दोनों का रेजिस्टेंस आ गया। अब जो है टोटल टेम्परेचर डिफरेंस थीटा A और माइनस थीटा B है। ठीक, तो टोटल टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन R1 प्लस R2। तो ऐसे जो है हम लोग जो है ओम्स लॉ को अप्लाई करके बहुत सारे केसेज में जो है हम लोग जो है टोटल जो है हीट करंट की वैल्यू क्या होगी, इक्विवेलेंट हीट करंट की वैल्यू क्या होगी या इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये चीज़ें हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे स्फेरिकल सरफेस के लिए भी हम लोग फाइंड किए थे, तो स्फेरिकल सरफेस के लिए हम लोग का केस आया था, अगर मान लो कि ऐसा स्फेरिकल एक बॉडी है जिसमें इनर रेडियस A दे रखा है और आउटर रेडियस C दे रखा है और ये यहाँ का रेडियस B दे रखा है और ये एक डिफरेंट मटेरियल है, ये एक डिफरेंट मटेरियल है, और अब अगर कोई पूछे कि अंदर से बाहर अगर हीट फ्लो करके आ रहा है तो किस रेट से हीट फ्लो करके जा रहा होगा, तो टोटल टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे थीटा A माइनस थीटा B हो जाएगा। एंड एक स्फेरिकल सेल के लिए हम लोग पहले फाइंड कर चुके हैं, फॉर वन स्फेरिकल सेल जो थर्मल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई के into 1/R1 minus 1/R2 where R1 is the inner radius and R2 is the outer radius। ये हम लोग का एक सिंगल स्फेरिकल जो है स्फेरिकल बॉडी उसके लिए हम लोग का थर्मल रेजिस्टेंस होता है। तो इसका R1 मान लिया और इसका R2 मान लिया, फिर से R1 प्लस R2 टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो टोटल टेम्परेचर डिफरेंस एंड अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 ये हो जाएगा इसके थ्रू जो है टोटल हीट करंट। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन पे। अब जैसे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जैसे दो रिजर्वायर्स ऐसे दिए हुए हैं, इसका टेम्परेचर थीटा A जो है कांस्टेंट मेंटेन्ड है, इसका टेम्परेचर थीटा B कांस्टेंट मेंटेन्ड है, और इनको जो है दो कंडक्टर्स के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। एक कंडक्टर जो है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 दे रखा है और एरिया A1 दे रखा है, दूसरे की थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, एरिया A2 है, और दोनों का लेंथ सेम है L। अब अगर कोई पूछे कि नेट रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होगा, यहाँ से लेफ्ट वाले पोर्शन से राइट वाले पोर्शन को नेट रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होगा इफ़ थीटा A इज ग्रेटर देन थीटा B, तब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो हम लोग ऐसे जा सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस पता करें, इसका रेजिस्टेंस पता करें, एंड ये दोनों रेजिस्टेंस जो हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इधर का सेम टेम्परेचर इधर का सेम टेम्परेचर, दोनों के क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। ध्यान होगा इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग पढ़े हैं, ओम्स लॉ में हम लोग पढ़े हैं, तो ओम्स लॉ के थ्रू जो है इलेक्ट्रिक करंट हम लोग डिफाइन करते हैं। जब तो वहाँ पर हम लोग ये चीज़ पढ़ते हैं कि अगर दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंसेज हैं जिनके क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम हो, या इन पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हम लोग बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस है क्रॉस द रेजिस्टेंसेज जो है पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। बेसिक अगर कोई पूछे कि सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या ऐसे बेसिक नेचर क्या है उनका, तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट की वैल्यू सेम होती है। अगर बहुत सारे रेजिस्टेंसेज सीरीज में हैं तो उनसे करंट ऑलवेज सेम होगा, एंड अगर बहुत सारे रेजिस्टेंसेज पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं तो उनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। वही सेम चीज़ यहाँ पे है कि अगर बहुत सारे कंडक्टर्स यहाँ पे अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं तो सबसे हीट करंट की वैल्यू सेम होगी, एंड अगर बहुत सारे रेजिस्टेंसेज पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं तो सबके क्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे क्या आएगा टेम्परेचर डिफरेंस सेम होगा। तो इन दोनों के क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, तो इसका रेजिस्टेंस लिखा है, इसका रेजिस्टेंस लिखा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखेंगे एंड टोटल टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे चले जाएंगे। और नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि दोनों कंडक्टर्स में लेफ्ट टू राइट ऐसे हीट फ्लो करके जा रहा होगा। ठीक, तो मान लिया कि इससे हीट फ्लो कर रहा है H1 और इससे हीट फ्लो कर रहा है H2, तो नेट रेट ऑफ हीट फ्लो जो होगा वो क्या हो जाएगा H1 प्लस H2 हो जाएगा। तो नेट रेट ऑफ हीट फ्लो इज इक्वल टू H1 प्लस H2, दोनों को ऐड कर दिया।
H1 की वैल्यू हो गई K1 A1 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन एल, और ये हो जाएगा K2 A2 अपॉन इंटू टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन एल। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस दोनों में कॉमन है, यहाँ से यहाँ के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कॉमन है, लेंथ भी कॉमन है, केवल कंडक्टिविटी और एरिया जो ये चेंज हो रहा है। तो ये हो जाएगा K1 A1 बाई L1 प्लस K2 A2 K1 A1 बाई L प्लस K2 A2 बाई L इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। ये हो गया टोटल रेट ऑफ हीट फ्लो या नेट हीट करेंट। अब इसी को जैसे मैंने अभी बोला था कि इसको चाहें तो आर थर्मल आर इक्वलेंट से भी फाइंड कर सकते हैं कि 1/R इक्वलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड 1/R1 ये हो गया, 1/R2 ये हो गया। आर कितना था, L/K था, तो 1/R जो होगा K/L हो जाएगा। तो K1 A1 बाई L प्लस K2 A2 बाई L, तो ये हो गया 1/R इक्वलेंट एंड 1/R इक्वलेंट आ गया। तो हीट करंट क्या होगा, टोटल टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन आर थर्मल इक्वलेंट। तो 1/R थर्मल इक्वलेंट इसकी वैल्यू पुट किया, नेट रेट ऑफ हीट फ्लो आ गया। तो ऐसे भी चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो मेथड हम लोग को कन्वीनियंट लगेगा, अगर आर इक्वलेंट फाइंड करके सॉल्व करना आसान है तो उसे जा सकते हैं, एंड अगर नेट रेट ऑफ हीट फ्लो करके सॉल्व करना है तो उसे जा सकते हैं। ठीक है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। जैसे मान लो कि अगर ये केस है, अगर ये भी एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है कि जैसे एक सिलिंड्रिकल बॉडी है, इसका इनर रेडियस ए दे रखा है और आउटर रेडियस सी दे रखा है, ठीक। लेकिन ये जो सिलिंड्रिकल बॉडी है दो टाइप के मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। ए से लेकर बी तक का जो रेडियस है उसकी कंडक्टिविटी K1 दे रखा है, और बी से लेकर सी तक का जो मटेरियल है उसकी कंडक्टिविटी K2 दे रखा है। लेकिन अब यहाँ पे डिफरेंस ये है कि पहले हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें क्या था कि अंदर से बाहर की तरफ, ठीक, रेडियली आउटवर्ड हीट फ्लो करके जाता था। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे क्या है कि लेफ्ट टू राइट, एक इंड पॉइंट से दूसरे इंड पॉइंट को हीट फ्लो करके जा रहा है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका टेम्परेचर थीटा ए दे दिया, और ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका टेम्परेचर थीटा बी दे दिया। तब यहाँ पे हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर लेफ्ट टू राइट हीट फ्लो करके जा रहा है, ठीक। डिफरेंस क्या है उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में? उस क्वेश्चन में ये था कि अगर रेडियली आउटवर्ड हीट फ्लो करके जाएगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या था, वेरिएबल था। यहाँ पे क्या है कि लेफ्ट टू राइट जब जाएगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ये कांस्टेंट है, पूरे इंटायर एल लेंथ के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है, जिस कंडक्टर में फ्लो हो रहा है करंट उसका कंडक्टिविटी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर कोई पूछे कि रेट ऑफ हीट फ्लो लेफ्ट टू राइट रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होगा, तो एक बार इससे मान लेंगे H1 और इससे मान लेंगे H2। तो H1 जो होगा दैट इज इक्वल टू K इंटू पाई इंटू एरिया अपॉन एल इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, और H2 जो होगा K इंटू पाई इंटू एरिया अपॉन एल इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। अब एरिया थोड़ा सा समझना होगा कि एरिया हम लोग कैसे लिखे। तो जैसे इसके लिए ये जो फर्स्ट क्रॉस सेक्शन है, फर्स्ट क्रॉस सेक्शन, इसके लिए अगर एरिया लिखेंगे तो ये एरिया कितना हो जाएगा, पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। तो ये जो एरिया होगा पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, और इसकी अगर बात करें तो पाई सी स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर। तो ये जो क्रॉस सेक्शन होगा इसका एरिया हो जाएगा पाई सी स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू लिख लिया। इसको भी हम लोग चाहें तो वैसे ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से फाइंड कर सकते थे कि ये हम लोग का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो ये हो गया 1/R1 और ये हो गया 1/R2। तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है 1/R इक्विवेलेंट हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन R इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू टोटल हीट करंट, ठीक। तो ये हम लोग का एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, आगे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें एक अच्छे क्वेश्चन से इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो इसमें नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें कुछ सेटअप ऐसा है कि टोटल 5 कंडक्टर्स हैं, पांचों कंडक्टर्स का यहाँ पे डायमेंशंस वगैरह दे रखा है। जैसे एक कंडक्टर है इसका लेंथ L दे रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया A दे रखा है एंड कंडक्टिविटी K दे रखा है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा इन्फॉर्मेशन गिवन है। ये जो एंड पॉइंट है इसका टेम्परेचर 100 दे रखा है, ठीक। ये जो कंडक्टर है इसके लिए एरिया हम लोग का A दे रखा है,
लेंथ L/2 दे रखा है, ठीक, एंड इसका कंडक्टिविटी K दे रखा है। ये जो कंडक्टर है इसके लिए कंडक्टिविटी K है, एरिया A है, लेकिन इसका लेंथ जो है L/3 दे रखा है। ये जो कंडक्टर है कंडक्टिविटी K है, एरिया A है, लेकिन लेंथ L/2 है। फॉर दिस कंडक्टर कंडक्टिविटी K, एरिया A एंड लेंथ इज 2L/3 एंड ये जो एंड पॉइंट है इसका टेम्परेचर 0 डिग्री दे रखा है, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जैसे 3 जंक्शन पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहा है कि एक जंक्शन पॉइंट ए है, दूसरा जंक्शन पॉइंट बी है और तीसरा जंक्शन पॉइंट सी है। टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर, एंड पॉइंट्स का टेम्परेचर गिवन है। हम लोगों से ये पूछा है कि पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, इन तीनों पॉइंट्स का टेम्परेचर क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे डील किया जाए, तो अब यहाँ पे जो है ऐसे क्वेश्चन में जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हम लोग फाइंड किए थे उनका कॉन्सेप्ट बहुत ही यूजफुल होगा। तो अब इसको जो है रेजिस्टेंस से हम लोग रिप्लेस करने का ट्राई करते हैं। तो अब करेंगे क्या कि हर एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिफाइन करते जाएंगे, ठीक। तो जैसे फर्स्ट जो कंडक्टर है इसका रेजिस्टेंस अगर डिफाइन करें तो क्या होगा, L/KA। ये हम लोग डिफाइन किए हैं पहले कि अगर किसी कंडक्टर का लेंथ L दे रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया A दे रखा है, कंडक्टिविटी K है एंड ओवर द लेंथ L अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा L/K होगा। तो ये L/K हो गया, L/K, एंड इसको मैंने मान लिया कि ये रेजिस्टेंस R के इक्वल है, ठीक। अब यही सेम फार्मूला इसके लिए अप्लाई करेंगे तो बाकी K और A तो सेम दे रखा है। लेंथ जो है केवल लेंथ इसका L/2 हो गया तो इसका रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा। इसमें भी लेंथ L/2 है, रेजिस्टेंस R/2 हो गया। इसमें लेंथ L/3 है, रेजिस्टेंस R/3 हो गया। और इसका लेंथ 2L/3 है तो रेजिस्टेंस 2R/3 हो गया। तो अब इस पूरे सेटअप को जो है रेजिस्टेंस से अगर मैं रिप्लेस करूं तो ये हो गया R, R/2, R/2, R/3 एंड 2R/3। अब देखो ये और ये आपस में सीरीज में है, सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस से जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो R/2 और R/2 मिलके कितना हो गया, R हो गया। ये और ये आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो ये और ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, R/3 एंड प्लस 2R/3। ये दोनों कंबाइन होकर भी R/3 प्लस 2R/3 R हो गया। यानी कि अब यहाँ से यहाँ तक टोटल रेजिस्टेंस R और यहाँ से यहाँ तक टोटल रेजिस्टेंस R। ये जो एंड पॉइंट है इसका टेम्परेचर 0 एंड पॉइंट ए का टेम्परेचर कुछ रहा होगा। यानी कि अब ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग फिगर यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं कि R एंड ये R हो गया। एंड R अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो उसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R/2 होगा। 1/R प्लस 1/R, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R प्लस 1/R 2/R। यानी कि इन दोनों का मिला के R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R/2। ये डायरेक्ट यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर दो रेजिस्टेंसेज अगर पैरेलल में हैं तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 R/2 हो जाएगा। तो ये दोनों मिला के R/2 आ गया, ठीक। एंड ये जो R/2 है इसके साथ सीरीज में है तो R/2 एंड प्लस R कितना हो गया, 3R/2। तो टोटल जो है टोटल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो आ गई 3R/2। अब अगर कोई पूछे कि टोटल रेजिस्टेंस इसका 3R/2 है तो टोटल हीट करंट की वैल्यू क्या होगी, तो इनके अक्रॉस टोटल टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो 100 का है। 100 माइनस 0, टोटल टेम्परेचर डिफरेंस 100 एंड अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R थर्मल इक्विवेलेंट इज 3R/2। तो 3R/2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3R/2 से डिवाइड करने पे ये हो गया 200 अपॉन 3R। तो ये आ गया टोटल हीट करंट, ठीक। अब टोटल हीट करंट फाइंड करने के बाद अब इस हीट करंट को हम लोग चाहें तो इसे इक्वेट कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक अगर जाए तो इसका हीट करंट और टोटल हीट करंट दोनों सेम ही होगा, क्योंकि इससे तो पूरा का पूरा हीट फ्लो करके जा रहा है। तो इससे हीट करंट फाइंड करेंगे एंड इसको टोटल से इक्वेट कर देंगे। तो मान लिया कि इसका टेम्परेचर θA हो गया तो यहाँ से यहाँ तक जो टोटल करंट होगा टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन R। तो टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस θA
एंड अपॉन इसका रेजिस्टेंस R, दैट शुड बी इक्वल टू 200 अपॉन 3R। इनको इक्वेट करेंगे, थीटा ए की वैल्यू आ जाएगी 100/3, यानी कि पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए का टेम्परेचर ये हो जाएगा 100/3 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो ये एक अप्रोच हुआ। इसको अगर चाहें तो हम लोग जो है थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कि जैसे डायरेक्ट मेथड पे अगर जाएं तो डायरेक्टली इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। हम लोग जो है यहाँ से यहाँ तक का टोटल टेम्परेचर डिफरेंस जानते हैं। ठीक, यहाँ पर हम लोग ये चीज़ फाइंड किए हैं कि ये रेजिस्टेंस R है और ये भी रेजिस्टेंस R है, तो ये मिला के हो गया R/2, तो ये R हो गया और ये R/2 हो गया। ठीक, यानी कि इससे डबल रेजिस्टेंस इसका है। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये चीज़ पढ़े होंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर करंट सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जिसका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसके क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो अब इसको शॉर्टकट में समझने का ट्राई करते हैं। ये तो हम लोग का पूरा मेथड हुआ सॉल्व करने का, लेकिन शॉर्टकट में कैसे डायरेक्टली जो है इसको हम लोग हिट कर सकते हैं। ठीक, तो देखो अब ये रेजिस्टेंस R था, ये मिला के R/2 हो गया, यानी कि इसका रेजिस्टेंस इससे हाफ है, तो इसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस भी इससे हाफ होगा। तो मान लिया कि इसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस x है, तो इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो टोटल टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया, x + 2x 3x, एंड 3x की वैल्यू दे रखा है कितना, 100 - 0 100। तो 100 डिग्री सेल्सियस 3x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 100/3, यानी कि इसके क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो 100/3 की इक्वल होगा। तो अगर एक इंड का टेम्परेचर इसका 0 डिग्री है तो दूसरे इंड का टेम्परेचर 100/3 होगा। तो डायरेक्टली पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए का टेम्परेचर आ गया। ऐसे ही इसके आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं कि अब जैसे यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करें, इस सेक्शन की बात करें, तो इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस दोनों सेम है। तो अगर रेजिस्टेंस सेम हुआ तो ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में अभी हम लोग पढ़े कि रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो अगर रेजिस्टेंस सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस या टेम्परेचर डिफरेंस दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो जितना टेम्परेचर डिफरेंस इसके क्रॉस होगा उतना ही टेम्परेचर डिफरेंस इसके क्रॉस होगा। एंड टोटल टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितना है, 100/3 डिग्री सेल्सियस। अभी फाइंड किए हैं कि यहाँ का 0 डिग्री है और यहाँ का 100/3 है। तो टोटल यहाँ से यहाँ के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ, 100/3, एंड ये इसका मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, 100/6 हो जाएगा। ठीक, तो 100/6, तो इसका टेम्परेचर जो है पॉइंट बी का टेम्परेचर ये हो गया 100/6 या 50/3। वैसे ही पॉइंट सी का फाइंड कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस हम लोग का R/3 है और ये रेजिस्टेंस हम लोग का 2R/3 है, यानी कि इसका रेजिस्टेंस इससे डबल है। रेजिस्टेंस अगर डबल है तो टेम्परेचर डिफरेंस भी इसका जो होगा इसके मुकाबले डबल होगा। तो टोटल टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 100/3 है। तो अगर मैं इसके क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस जो है अगर मैं x मानता हूँ तो इसके क्रॉस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और 3x की वैल्यू दे रखा है, 3x की वैल्यू कितनी दे रखा है, 100/3। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100/9। तो x की वैल्यू 100/9, यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा वो 100/9 होगा। तो ये हम लोग का 2x था, तो ये कितना हो जाएगा, 200/9। तो इसके एक क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस अगर 200/9 हुआ एंड एक इंड पॉइंट का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री है तो दूसरे इंड का क्या हो जाएगा, 200/9 हो जाएगा। तो पॉइंट सी जो है, पॉइंट सी का टेम्परेचर हो जाएगा 200/9। समझ आया कि नहीं जी? एक बार फिर समझने का ट्राई करते हैं। देखो फिर से ध्यान से समझेंगे इसको। ये जो हम लोग का सेटअप है, सबसे पहले क्या करेंगे, इक्विवेलेंट जो है R इक्विवेलेंट फाइंड करने का ट्राई करेंगे। टोटल जो है हीट करंट की वैल्यू अगर पूछता है, कहीं भी अगर टोटल हीट करंट पूछता है तो टोटल हीट करंट फाइंड करने के लिए R इक्विवेलेंट फाइंड करना है।
एंड टोटल टेम्परेचर डिफरेंस को टोटल थर्मल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देना है। तो इसका रेजिस्टेंस हम लोग आर डिफाइन किए थे, ये R/2 था, ये R/2 था, तो ये दोनों मिला के R हुआ था। ये R/3 था, ये 2R/3 था, तो ये दोनों मिला के R हो गया। ये और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो ये दोनों मिला के R/2 हो गया। तो R और R/2 ये आपस में जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इक्विवेलेंट हम लोग का 3R/2 हुआ था। एंड तब हम लोग फाइंड किए थे कि टोटल हीट करंट जो है दैट इज इक्वल टू 100 टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 3R/2। तो टोटल हीट करंट 200/3R आया था। ठीक, यहाँ तक समझ में आया था बात। अब टेम्परेचर कैसे फाइंड किए जी? टेम्परेचर के लिए मैंने क्या बोला कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, तो अब देखो इसका और इसका मिला के रेजिस्टेंस कितना हुआ था R/2, और यहाँ से यहाँ तक कितना है R, तो ये हो गया R और यहाँ से यहाँ तक हो गया R/2। ये रेजिस्टेंस R/2 है और ये R है, इसका रेजिस्टेंस इससे हाफ है, तो इसके क्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो भी इससे हाफ होगा। तो अगर इसके अक्रॉस अगर मैं x मानता हूँ तो ये क्या होगा 2x हो जाएगा। एंड 3x की वैल्यू कितनी दे रखी है 100, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100/3, यानी कि इसके क्रॉस जो है जो टोटल टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो 100/3 आ जाएगा। तो अगर यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री है तो यहाँ का कितना हो गया जी 100/3 हो गया, तो A का टेम्परेचर 100/3 आ गया। फिर मैंने बताया कि यहाँ जो है ये और ये आपस में सीरीज में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगेन टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना रेजिस्टेंस इसका है उतना ही रेजिस्टेंस इसका भी है, ये भी R/2 है, ये भी R/2 है, यानी कि दोनों के क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस सेम होगा। तो टोटल अगर हम लोग का 100/3 है तो इसके क्रॉस 100/6 होगा और इसके क्रॉस भी 100/6 होगा। तो इसमें एक साइड का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री है एंड टोटल टेम्परेचर डिफरेंस अगर 100/6 है तो दूसरे एंड का टेम्परेचर कितना होगा जी 100/6 होगा, तो यहाँ का टेम्परेचर 100/6 हो गया। वैसे ही सी पॉइंट की बात करें तो सी पॉइंट के लिए इसका रेजिस्टेंस R/3 है और इसका 2R/3 है, इससे इसका रेजिस्टेंस डबल है, तो इससे इसका टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा वो भी डबल होगा। तो इसको अगर x मानो तो इसका टेम्परेचर डिफरेंस 2x होगा। एंड 3x की वैल्यू कितनी दे रखी है जी 100/3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100/9, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200/9। तो यहाँ का अगर टेम्परेचर 0 है तो यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा जी 200/9। तो ये चीज़ शायद समझ में आई होगी, कैसे शॉर्टकट में इसको सॉल्व करना है ये भी समझ में आया होगा, एंड प्रोसेस के थ्रू कैसे सॉल्व करना है वो प्रोसेस भी समझ में आया होगा कि इक्वेशन लिख के इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक, तो होपफुली ये पॉइंट समझ में आए होंगे सबको। ठीक है, आज इस लेक्चर में जो है अभी इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और हम लोग जो है थर्मल कंडक्टिविटी के वेरिएशन का केस लेके आएंगे, एंड कुछ और इसमें और हीट ट्रांसफर में क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं उनके बारे में हम लोग डील करेंगे। ओके, थैंक यू।